ॐ नमः शिवाय। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये श्रीमद् भागवत का एक वाक्य है। यहाँ पे कर्म का परिभाषा कुछ अलग ही ढंग से मनाया गया था, जो कि जीवन में अत्यंत ही आवश्यक था। जो कि भगवान ने अर्जुन को कहा था कि आप कर्म करो, कर्म आपके हाथ में है, लेकिन फल की चिंता न करें। लेकिन आजकल पिछले 6-7 महीनों से हमारे पूरे विश्व में एक बहुत बड़ी प्रचलन चली है। प्रचलन ये है कि देश और विदेशों में जो सबसे धनी व्यक्ति हैं, वो लोग कर्म और कार्य के परिभाषा को अपने ढंग से दूसरों पे थोपने के लिए या अपनी विचारधारा को दूसरों को बताने के लिए एक अच्छी सोची साची रणनीति के तहत कमेंट कर रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को एक दिन में कितने घंटे कार्य करना चाहिए। इसे एक दिन कहें या एक सप्ताह कहें या महीने कहें या वार्षिक कहें। तो सबसे पहले एलन मस्क ने इसके विषय में कहा था कि कम से कम 7-8-9 घंटे से 10 घंटे वीकली पर डे काम करना चाहिए। उसके बाद अन्य लोगों ने भी कहा। अभी सुब्रमण्यम जी ने कहा कि एक व्यक्ति को अपने कार्य में क्षमता जो है बढ़ाना चाहिए और कम से कम ऑफिस या अपने कार्य क्षेत्र में 90 घंटे प्रति सप्ताह व्यतीत करना चाहिए, कर्म करना चाहिए। ये पूंजीपतियों द्वारा भी छोड़ा हुआ एक सोची समझी चाल है या उनके अंतर्मन की स्थिति थी, जो उन्होंने मीडिया के सामने आके बता दिया। इसमें कुछ और भी शब्द उन्होंने उपयोग किए थे जिसको हम कहना नहीं चाहते, क्योंकि वो पूरी तरह से सटीक नहीं बैठते हैं आज के सभ्य समाज में ऐसे शब्दों का उपयोग। अब प्रश्न ये है कि आप सभी तो जानते हैं कि पूरे संसार में जितनी भी जीडीपी, इकोनॉमिक्स इत्यादि के खेल जो भी चलते हैं, अर्थशास्त्र के खेल, उस सभी का बागडोर मात्र मुट्ठी भर लोगों के पास है। जैसे कि कहिए कि पूरे विश्व की इकोनॉमी लगभग 1 लाख लोगों के हाथ में है। वो 1 लाख लोग ही डिसाइड करते हैं कि अर्थव्यवस्था में उठान होगा या अर्थव्यवस्था नीचे जाएगी या मंदी आएगी कि तेजी आएगी। ये सारे के सारे कार्य वही 1 लाख व्यक्ति करते हैं। मैंने 1 लाख शब्द इसलिए यूज किया क्योंकि इसमें पूरे विश्व के गणना की है, करने के बाद हमको यही लगा। वैसे और मैगजीन जो हैं, जो विश्व के टॉप 10 धनाढ्य लोगों की जब गणना करते हैं, या तो 50 या 100 ही दिखाई देते हैं, तो वही 100 आदमी पूरे दुनिया को कंट्रोल करते हैं। इन्हीं में से एक L&T कंपनी के सुब्रमण्यम डायरेक्टर साहब हैं, जो अपने कमेंट करते हैं और अपने स्टाफ के विषय में कहते हैं एक मीटिंग के दौरान कि आप लोगों को कम से कम प्रत्येक सप्ताह 90 घंटे काम करना चाहिए। आप घर में बैठ के संडे को क्या करेंगे, अपने परिवार को ही देखते रहेंगे, परिवार भी आपको देख के बोर हो जाती है, इत्यादि इत्यादि बहुत चीज़ें थी। जो मेन मूल मंत्र था वो कि सभी को सप्ताह में 90 घंटा कार्य करना चाहिए। यदि इस 90 घंटे को हम सप्ताह के 7 दिनों से डिवाइड करते हैं तो कम से कम 12.5 घंटे पर डे का हिसाब से कार्य करना चाहिए। और इसी 12 घंटे को यदि हम लोग 7 दिनों में पकड़े तो 84 घंटे निकल जाते हैं। केवल 84 से 90 घंटे यदि 7 दिनों में निकल जाते हैं,
आपके ऑफिस के लिए, तो आने जाने का जो समय है वो भी हमें इसी ऑफिस के अंतर्गत ही जोड़ना पड़ेगा, जो कि ट्रांसपोर्टेशन इत्यादि को ले लिया जाए तो ये मिनिमम भारत जैसे देश में 2 घंटे लगते ही हैं। और इसके अलावा यदि 7 दूनी 14 घंटा ये भी जोड़ दें, फिर बचे हुए जो डॉक्टरों के नियम के अनुसार एक इंसान को, स्वस्थ इंसान को दिन में 7 घंटे सोना चाहिए, यानी 24 घंटे के दिन में 7 घंटे उसे सोने में देना चाहिए। तो उसको देखते हैं तो उसमें भी समय निकल जाएगा। तो यही समझ में नहीं आ रहा कि इंसान बाकी के चीज़ों के लिए वक्त कहाँ से निकालेगा। ये तो हुई कार्यशैली की बात। वहीं दूसरी तरफ कार्य के बाद उस स्टाफ को क्या मिलेगा, इसके विषय में वो अपनी कोई सटीक और सुनिश्चित रूपरेखा नहीं बता सके। वैसे भी यदि किसी भी कॉरपोरेट या बड़े संस्थाओं में ले लें, कोई व्यक्ति लेट से पहुंचता है 5 मिनट या 10 मिनट, या वो समय पे नहीं पहुंचता है, तो ये मान्य होता है कि 3 या 2 इत्यादि घंटे या दिन लेट होने के बाद उसका सैलरी काट लिया जाता है। लेकिन वहीं जब कार्य या ड्यूटी के अवधि से 1 या 2 मिनट के अलावा घंटों वो ज़्यादा काम करता है तो उसका ओटी नहीं दिया जाता है। इस चीज़ को डायरेक्टर साहब भूल ही गए थे। तीसरी जो सबसे बड़ी बात थी, ग्रोथ पर ईयर इंक्रीमेंट। तो L&T के बहुत सारे लोगों से पता चला, उनके स्टेटमेंट इत्यादियों को देखा गया, अन्य लोग शोधकर्ताओं ने भी अपने चैनलों में बताया, जिसके अंतर्गत डायरेक्टर साहब का ईयरली इंक्रीमेंट 47% होता है और वहीं आम स्टाफ का ग्रोथ 1.72%, 5%, मैक्सिमम उनका ग्रोथ ईयरली जो हुआ था वो मात्र 7% था। तो इस हिसाब से यदि देखा जाए, जो वो अपने डिक्टेटरशिप इत्यादि करना चाह रहे थे वो उनके मुंह से आज समाज के सामने प्रस्तुत हो गया। तीसरी बात यह है कि ये पूरे प्रकरण में एक चीज़ ये समझ में आया कि सभी स्टाफ को वो बंधुआ मजदूर समझना चाहते हैं, जिससे कि उसकी केवल कार्यशैली ही नहीं, उसका पारिवारिक सामाजिक हर तरह की ज़िंदगी पूरी तरह नष्ट हो जाए। वो एक कोल्हू का बैल या मशीन बन के रह जाए, जिससे उसमें कोई मोह भावना या कोई भी इच्छा न रह जाए, मात्र वो एक मशीन की तरह बस प्रोडक्शन करता जाए, अर्थात कार्य करता जाए। ऐसी सोच वाले लोगों के कारण ही हमारे देश में नवयुवक बहुत ही ज़्यादा बीमारियों में फंसे जा रहे हैं। कम उम्र में हार्ट अटैक, तनाव, सर में दर्द इत्यादि, स्ट्रेच इत्यादि जैसे बड़े बड़े बीमारियों से ग्रसित हो जा रहे हैं और उनका पारिवारिक जीवन पूरी तरह नष्ट होता जा रहा है। विदेशियों का ये लोग बहुत उदाहरण देते हैं, लेकिन वो उन देशों का उदाहरण नहीं देते जहाँ पर कैपिटा या पर एनुअल इनकम कम से कम घंटे काम करके बहुत ज़्यादा होता है, जैसे बेल्जियम, नीदरलैंड इत्यादि देश हैं, जिनके लिस्ट भी हम दे सकते हैं। वहाँ पे कार्य करने वाले को वीकली 3 या 4 दिन का लीव मिलता है, या 2 या 1 दिन का लीव तो कहीं नहीं मिलता है। सभी विदेशों में 2 दिन का लीव मिनिमम मिलता भी है, और उनकी जो पर कैपिटा इनकम है स्टाफ की, वो यहाँ से 4 गुना से 5 गुना ज़्यादा है। उस विषय में ये कभी अपनी कोई कथनी सामने नहीं लाते हैं। ऐसे दोपक्षी बात करने वाले, केवल अपना पक्ष पे ध्यान देने वाले लोगों से ही समाज के ताना बाना पूरी तरह नष्ट होता जा रहा है और इंसानों का जीवन भी नष्ट होता जा रहा है। और ये कार्य क्षमता को बढ़ाने की बात करें, एक साइंटिस्ट भी कहते हैं कि यदि इंसान पूरी तरह शांतिपूर्वक अपना कार्य करता है तो उसकी कैपेसिटी बढ़ती है।
बल्कि वनस्पतः वो घंटे देख के ज़्यादा काम करे या बहुत दिन तक एक ही चीज़ को रगड़ा जाए तो बहुत जल्दी उसकी लाइफ ख़त्म हो जाती है। एक छोटी सी ये बात है जो इन्हीं लोगों को समझ में नहीं आती। जो भी है जैसा भी है, ऐसे शोषण करने वाले लोगों के प्रति, कंपनियों के प्रति डिपार्टमेंट को आगे बढ़ना चाहिए और इस पर अपना कुछ दायरा बढ़ाना चाहिए। उन्हें अपने स्टाफ के क्वालिटी को बढ़ाने के साथ साथ नए स्टाफ का अपॉइंटमेंट करना चाहिए, जॉब डिस्ट्रीब्यूशन इत्यादि को बढ़ाना चाहिए और अत्यधिक प्रेशर नहीं देना चाहिए। जय हिंद।